नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से भवानी शेरगिल को जेल में डाल दिया जाता है और शेरगिल परिवार और जिंदल परिवार भवानी शेरगिल को छोड़ देते हैं। उसका वीडियो अनाया उसे दिखाती है और जिसे देखकर वह अंदर से टूट जाती है। वह अनाया की ओर देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम जरूर मुझे झूठी वीडियो दिखा रही हो। तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मजाक करने की आदत है? और फिर मुझे तुम्हें झूठ वीडियो दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे उससे क्या मिलेगा? तुम मानो या ना मानो, हर कोई तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। ये सुनकर भवानी शेरगिल को सच में अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे छोड़ दिया गया हो, लेकिन फिर भी वह खुद को होप दे रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। ये सुनकर भवानी शेरगिल की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगी। वह अनाया की ओर देखकर उम्मीद भरी आवाज में बोली, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? और भला तुम मेरी मदद क्यों करोगी? ये बात सच भी थी। भवानी शेरगिली को भले ही उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन वह दिल ही दिल जानती थी कि उसने जितना अनाया के साथ बुरा किया है, उसके बाद कोई भी लड़की इसका साथ नहीं देती। अनाया उसे गौर से देखते हुए बोली, मुझे कुछ चाहिए और उसकी कुछ कीमत होगी, और अगर इस तरह से देखे तो इस बार वह कीमत तुम्हारी आज़ादी होगी। ये सुनकर भवानी शेरगिल को सच में लगा कि अनाया उसके साथ डील करना चाहती है, तो वह गंभीर आवाज में बोली, बताओ क्या चाहती तुम्हें मुझसे? पता है तुम इस तरह से मुझे नहीं छोड़ोगी। तो अनाया उसे देखते हुए बोली, सिर्फ एक सवाल, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? ये सुनकर भवानी शेरगिल एक पल के लिए डर गई। वह नजरें चुराने लगी जैसे वह बताना नहीं चाहती। फिर वह गंभीर आवाज में बोली, क्योंकि मुझे पावर, पैसा, प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो अनाया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने के लहजे में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जिस उम्र में तुमने ये साजिश रचना शुरू की है, उस उम्र में तुम्हें पावर, प्रॉपर्टी और पैसा चाहिए था। उस उम्र में तो तुम्हें ये तक नहीं पता होगा कि जीने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। ये सुनकर तो भवानी शेरगिल को सच में लगा कि वह बेवकूफ है, क्योंकि उसने कुछ सोचे समझ बिना ही वह सब कुछ बोल दिया था। लेकिन भवानी शेरगिल पीछे नहीं हट सकती थी, इसीलिए वह अनाया को यकीन दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस आवाज में बोली, क्यों नहीं, मैं बचपन से ही गरीबों की तरह पली बड़ी हूँ। हम छोटे से गांव में रहते थे, जहां पर मेरा परिवार मजदूरी करके पेट पालता था, और गांव का हर बच्चा मुझे भिखारी कहता था, या फिर कहता था कि यह बस धरती पर बोझ है। मुझे हर तरफ निराशा ही हाथ लगी। हर कोई मुझे नीचा दिखाता था, या फिर ऐसा समझता था जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं खुद का साम्राज्य बनाऊंगी और इतनी पावरफुल बनूंगी कि हर कोई मुझसे डरेगा और मेरी रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं समझने लगी कि ये दुनिया सिर्फ पावर के पीछे नहीं है, उसके साथ साथ आपका खानदान भी देखा जाता है। और मुझे पता था कि अगर मुझे एक अच्छी और पावरफुल जिंदगी जीनी है, तो मेरे साथ एक अच्छे खानदान का जुड़ना जरूरी है। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वही उसकी बात अगर अनाया के अलावा कोई सुन रहा होता तो जरूर सच मान लेता, लेकिन अनाया बेवकूफ नहीं थी, न ही उसे भवानी शेरगिल की किसी बात पर यकीन था। बिल्कुल वैसा हर्षवर्धन के साथ भी था। हर्षवर्धन को तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई टीवी ड्रामा हो रहा है। उसका तो दिल कर रहा था कि वह अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जाए। उसे यह फ्री ड्रामा देखने की कोई जरूरत नहीं थी, वह तो बस अपनी बीवी की वजह से वहाँ बैठा हुआ था। दूसरी ओर अनाया भवानी की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोली, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही टीवी सीरियल्स देख ली है, या फिर एक्टिंग में तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रही हो, जो तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो। ये सुनकर भवानी शेरगिल उसे घूरने लगी। तो अनाया आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में तुम्हारी बातों पर यकीन हो जाएगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि तुम इतनी बड़ी साजिश को इंजन दे सको। और सबसे बड़ी बात, कोई भी झूठ बिना वजह के नहीं पनपता। मैंने यह बात पहले ही नोटिस कर ली है कि पूरी साजिश में सबसे ज्यादा नफरत नजर आने लगी थी, किसी की बेपनाह नफरत, और वह कोई एक दो दिन में नहीं आती। और तुम्हारे अंदर वह नफरत नहीं है,
कि तुम इतनी बड़ी साजिश रख सको तो सीधी सी बात है, तुमने किसी और से ऑर्डर लिए है। मुझे बस उस इंसान का नाम बताओ, किसने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा है, और तुम यहाँ से निकल जाओगी। ये सुनकर तो भवानी शेरगिल को डर लगने लगा, जैसे अगर उसने कुछ भी बोला तो वह सच में मर जाएगी। भवानी शेरगिल नजरें चुराते हुए बोली, तुम्हें बस बकवास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये बस इतना है कि मुझे पावर चाहिए थी और मैं जिंदल परिवार का इस्तेमाल किया। उसे अभी भी इस तरह से बातें करता देख अनाया को गुस्सा आने लगा। वह थोड़ी सी झुकी और गौर से भवानी शेरगिल को घूरने लगी। वही उसे ऐसा करता देख भवानी शेरगिल को लगा कि वह शायद उसे पर वार करने वाली है, इसलिए वह डर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे उलट अनाया उसकी आंखों में देखते हुए दीप आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिसके लिए काम कर रही हो वह तुम्हें यहाँ से बचा लेगा? और यह सच भी था। उसके दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि उसे वह इंसान बचा लेगा, इसलिए भवानी शेरगिल कॉन्फिडेंट आवाज में बोली, बिल्कुल मुझे बचाने के लिए वह जरूर आएंगे। ये सुनकर अनाया हंसने लगी तो भवानी शेरगिल गुस्से में देखते हुए बोली, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक नहीं किया है। तो अनाया उसे देखते हुए और जोर से हंसते हुए बोली, यह आज का सबसे बड़ा जोक है कि तुम्हें लगता है वह इंसान तुम्हें बचाने आएगा जो इतनी बड़ी साजिश रच सकता है, जो पूरी जिंदगी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है और तुम्हारी जिंदगी अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए बर्बाद कर सकता है। उसे फर्क भी पड़ेगा तुम जियो या मरो। ये सुनकर भवानी शेरगिल गुस्से आवाज से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस झूठ बोल रही हो। ये बस तुम्हारी सोच है। वह मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यह मेरा फर्ज है। ये सुनकर अनाया जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी? तुम्हें बचपन से ही सिखाया गया कि तुम्हें उसका सपोर्ट करना है, वह जैसा कहे वैसा करना है, और तुम्हें बताया कि जिंदल परिवार तुम्हारा दुश्मन है। उसने तुम्हारी माँ को मारा और तुम्हें उसका बदला लेना है, और तुम बचपन से ही बदला लेने की राह पर इतनी आगे बढ़ गई कि तुमने अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर लिया। तुम बताओ, क्या आम लोगों की तरह तुम्हारा बचपन खुशहाल होता था? रातें खुश और मुस्कुराते हुए गुजरती थी। वहाँ तुम अलग अलग लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और गुंडे जैसे लोगों को हैंडल कर रही थी। इसमें तुमने कई बार बचपन में ही खुद को बेच दिया। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किया गया, और जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई वैसे वैसे तुम्हारा काम और खतरनाक हो गया। जहां आम लड़कियां क्लब, वेश्यालय या फिर अंडरवर्ल्ड के खतरनाक लोगों से दूर रहना ही समझदारी समझता है और वहां उनके लिए खतरा होता है, वहां तुम अपनी गंदी डील करने जाया करती थी, और वह इंसान इसमें प्राउड महसूस करता था, क्योंकि इस डील के बदले कभी कभार तुम्हें अपने शरीर का सौदा भी करना पड़ सकता था, और तुम इस पर भी पीछे नहीं हटती थी। तुम बस वही करती थी जैसा वह इंसान कहता था। तुमने शादी भी उसी के हिसाब से की। तुम बस उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। खुशी क्या होती है? जिंदगी जीना क्या होता है? परिवार क्या होता है? आत्मा की संतुष्टि क्या होती है? इस बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें बस बदला 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 ही नजर आता है। इस वजह से तो तुम आज भी बिल्कुल अकेले खड़ी हो। वही जैसे जैसे अनाया बोल रही थी वैसे वैसे भवानी शेरगिल का चेहरा काला पड़ रहा था, और बाद में चलकर तो उसकी आंखों से पानी ही निकलने लगा। भले ही वह रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिना रुके पानी बहा रही थी। वही हर्षवर्धन जो पास बैठा हुआ था, उसे भी अब तक भवानी शेरगिल पर हल्की सी दया आ गई थी, क्योंकि सच में उसकी लाइफ काफी मिसरेबल थी, जैसे वह किसी का कर्ज लेकर आए हो और उसने पूरी जिंदगी उसका इंतजार में बिता दी और अपनी जिंदगी जी ही नहीं। क्या भवानी इस सच को स्वीकार करेगी? और क्या होगा जब असली मास्टरमाइंड बाहर आएगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया भवानी शेरगिल को उसकी पूरी पिछली जिंदगी याद दिलाती है और उसे रिलैक्स करवाती है कि उसने पूरी जिंदगी किसी की कठपुतली बनकर बिता दी। वह ऑर्डर देता और भवानी शेरगिल उसे मानती। उसने उसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और जिंदगी जीना उसे आया ही नहीं। खुशी और आत्मसंतुष्टि की जिंदगी उसने कभी जी ही नहीं। जिसे सुनकर भवानी शेरगिल बौखलाए लाए हुई अपने बाल नाचने लगी। वह ना में सिरे हिलाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो सच में वह अच्छे थे। ये सब कुछ जिंदल परिवार की गलती है।
ये सुनकर अनाया जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इन सब में जिंदल परिवार की गलती है? क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि वह इंसान झूठ भी बोल सकता है? क्या तुमने कभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन निकलवाई है? ये सुनकर भवानी शेरगिल को भी ऐसा महसूस हुआ कि सच में वह बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं निकलवाई। जैसा वह इंसान कहता, वो हमेशा उसकी सारी बातें मान लेती। लेकिन अभी भी उसे उम्मीद थी कि अनाया झूठ बोल रही है। वह इंसान उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसका उसके साथ खास रिलेशन था। वह अभी भी यह करने को तैयार नहीं थी। वही उसके दिमाग में चल रही बात को पढ़कर अनाया और जोर से हंसने लगी। वही उसे इस तरह से हंसना देख हर्षवर्धन को भी कुछ अजीब लगा है, तो वह अनाया के नजदीक झुका और उसके कान में धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ बीवी, तुम हंस क्यों रही हो? तो अनाया हर्षवर्धन के कंधे पर सिर टिकाते हुए प्यार से बोली, कुछ खास नहीं हस्बैंड, मैं तो इस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ पर हंस रही हूँ। फिर वो भवानी शेरगिल की ओर इशारा करके आगे बोली, इस बेवकूफ़ को लग रहा है कि वह इंसान इसे बचा लेगा जिसके लिए ये काम करती है, क्योंकि इसका उसके साथ खून का रिश्ता है और वो उसका पिता है। ये सुनकर तो हर्षवर्धन को भी लगा कुछ इंटरेस्टिंग उत्सुक न्यूज है, इसलिए वह भी गौर से सुनने लगा है। तो अनाया आगे बोली, लेकिन इसे नहीं पता कि वह इंसान बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। उस इंसान ने तो उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा। ये सुनकर भवानी शेरगिल गौर से अनाया को देखने लगी। अनाया भी भवानी शेरगिल की आंखों में आंखें डालकर किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? तो भवानी अधीर आवाज में बोली, मेरी माँ की मौत जिंदल परिवार की वजह से हुई थी, उनकी वजह से नहीं। तुम बस बकवास कर रही हो। ये सुनकर अनाया किसी विद्वान किंतर कहानी सुनाते हुए बोली, एक जमींदार की बेटी थी जिसके पास कई करोड़ की संपत्ति थी और वो उस जमींदार की एकलौती बेटी थी। ऊपर से उस जमींदार की बेटी बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी थी, इसलिए वह काफी लाड प्यार में बड़ी थी। वह जो कहती है उसके पिता उसके लिए कर देते। तुम जानती हो वो जमींदार की बेटी कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी। जिसे सुन भवानी थोड़ा चौंकी। तभी अनाया आगे बोली, एक दिन तुम्हारी माँ की मुलाकात उस इंसान से हुई जिसे तुम अपना बाप मानती हो। धीमे धीमे करके तुम्हारी माँ को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया। हालांकि वो जमींदार लोगों की नीयत अच्छे से परख लेता था, इसीलिए वो तुम्हारे पिता को पसंद नहीं करता था। मौका देखकर तुम्हारे बाप ने जमींदार को एक हादसे में घायल कर दिया और तुम्हारी माँ के करीब आ गया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी माँ की कई सारी प्रॉपर्टी भी हड़प ली। लेकिन तुम्हारी माँ भी काफी पहुंची हुई थी और काफी चालाक भी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक लौटी बेटी होने की वजह से उसे जिम्मेदारी ने तुम्हारी माँ को सब कुछ सिखाया था। वही अपनी सारी प्रॉपर्टी मैनेज करती थी और इतने सारे बिजनेस भी। गांव में सब उसे भगवान की तरह पूजते थे। भले कि वो ज्यादा दानवीर नहीं थी और थोड़ी स्वार्थी भी थी, लेकिन फिर भी उनका काफी नाम था। हालांकि वह धोखा देने वालों को पसंद नहीं करती थी। जैसे ही तुम्हारी माँ को उस इंसान का सच पता चला, उसने उसे छोड़ देने का सोचा, लेकिन वह इंसान काफी घटिया था। उसने तुम्हारी माँ को ड्रग दिया और उसका रेप कर दिया। तुम्हारी माँ इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे चलकर डिप्रेशन में जा रही थी। उसके पास उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे कि तुम्हारी माँ का रेप हुआ है, इसलिए तुम्हारी माँ उसे इंसान को सजा भी नहीं दिलवा सकती थी। ऊपर से पूरे गांव में यह अफवाह थी, तुम्हारी माँ उस इंसान को प्यार करती है, इसलिए हर कोई यही मान रहा था कि यह सब कुछ तुम्हारी माँ के नाटक है। धीरे धीरे करके उस इंसान ने गांव वालों का भरोसा जीत लिया, यहाँ तक कि धीमे धीमे उसने तुम्हारी माँ के पिता का भी भरोसा जीत लिया। और तुम्हारी माँ जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानती थी कि वह इंसान भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, उसे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा आपको नोच खाने में, इसलिए तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे वो बच सके। लेकिन शादी के बाद उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ऊपर से वह इंसान उसे अजीब अजीब दवाएं देता रहा, जिससे तुम्हारी माँ और कमजोर हो गई। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी माँ ने कुछ छोड़ा था। उस विल के हिसाब से उसकी सारी जायदाद उसकी आने वाली संतान को मिलेगी और वही उसकी इकलौती मालकिन होगी, और चाहकर भी उस जायदाद को कोई और नहीं हासिल कर सकता। जब तुम्हारे पिता को ये सब कुछ पता चला तो वह गुस्से से बौखला सा गया
पहले तो उसने सोचा था कि वह तुम्हारी माँ को कैद कर देगा और पूरी जायदाद को अपने पास रखने का, लेकिन उसे वसीयत की वजह से वह नामुमकिन नहीं था और वह इतना गुस्से में था कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो वह काफ़ी कमज़ोर थी और अपने हाथों से उस इंसान ने तुम्हारी माँ को मार दिया और धीमे धीमे करके तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगा कि तुम्हारी माँ की मौत जिंदल परिवार की वजह से हुई है और तुम्हारे दिमाग में बचपन से ही यह भर दिया गया कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदल लेना है। तुम्हें अपनी माँ के लिए वह सब कुछ करना होगा जो वह इंसान कहेगा, और तुम भी इतनी बेवकूफ़ कि अपने ही माँ के कातिल को अपने पिता मानती है। उसकी हर घटती आकृति को पत्थर की लकीर की तरह मानती रही, यहाँ तक कि उसने बचपन से ही तुम्हें अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी और काफ़ी छोटी उम्र में उसने वैसे ही उसका तुम्हारा शारीरिक शोषण भी करवा दिया। लेकिन फिर भी तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम उसे अपना पिता मान रही हो। इतना बोलकर अनाया हंसने लगी। कहीं तुम्हें सदमा तो नहीं लगा? वही पूरी बात सुनकर भवानी शेरगिल की दिमागी हालत और खराब हो गई। वह अपने ही बाल खींचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम बस बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम झूठे सबूत दे रही हो। ये सुनकर अनाया अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़ती है और उसकी कोई वीडियो शुरू करती है और भगवान शेरगिल की ओर कर देती है, जिसमें कुछ वीडियो थे। हालांकि बहुत साल पहले हर जगह पर सीसीटीवी फुटेज मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन यह इतनी भी पुरानी बात नहीं थी कि कुछ सबूत ना मिले। उसमें कई सारे फोटो, तस्वीर और ऐसी सारी चीज थी जो उस इंसान को गुनहगार साबित कर रहा था। यहाँ तक कि उसमें उन गांव की कुछ वीडियो भी थी जिसमें उन गांव के लोग सीडियो आ रहे थे कि किस तरह से तुम्हारी माँ को तड़प तड़प के मार ढाका। और वहां पर उस नर्स की भी वीडियो थी जिसने भवानी की माँ की डिलीवरी की थी। उसमें वह नर्स साफ साफ बता रही थी कि डिलीवरी की बात भवानी शेरगिल की माँ शारीरिक तौर पर काफ़ी मजबूत थी और उन्हें कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी कि वह अपनी जान जोखिम में डाले, लेकिन उन्हें उसके सामने ही मार दिया गया। ये सब कुछ सुनकर और सारे सबूत को अपने आंखों के सामने देखकर भवानी शेरगिल के अंदर से टूट चुकी थी। वह अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। वह अपने बाल नोचने हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वह इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसने मेरी माँ को मार दिया, वह ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम मुझे उसके खिलाफ कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह ऐसी कई सारी चीज बोलने लगी और अपने बाल नोचने लगी। भवानी अपने दिमाग की संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी। अनाया उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस इंसान को बचाना चाहिए जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? अनाया को अपने सामने देखकर भवानी शेरगिल को गुस्सा आया और वह अपनी पागलपंती भरी हरकतों के साथ खड़ी हुई और अनाया के ऊपर लपकी। हर्षवर्धन जो पास में ही बैठा था, वो अपनी गुस्सेल नजरों से भवानी शेरगिल को देखा और एक लात मार देता है, जिसे भवानी शेरगिल दूर जाकर गिरती है। अब वो पूरी तरह से अपना दिमाग की संतुलन खो चुकी थी। वो उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुम भवानी शेरगिल पर हाथ उठाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेरगिल खानदान की बहू और जिंदल परिवार की बेटी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम बस एक कचरा हो मेरे सामने। वो इसी तरह की बकवास कर रही थी। क्या भवानी सच में पागल हो गई? और क्या मास्टरमाइंड को अनाया पकड़ पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।